Hello everyone. This is our second part of infection prevention and their control. So let's start the topic. Here you see defense against the infection. So यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफेंस एजेंट्स हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है नॉर्मल फ्लोरा। जो नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उसके बारे में। So they are resist on the surface and deep layer of the skin, saliva, oral mucosa, and GI and GU tract. This is the genetic urinary tract, okay, and this is the gastrointestinal tract. जो इन ट्रैक्स में जो भी नॉर्मल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या है हमारे नॉर्मली रहते हैं, वो है नॉर्मल फ्लोरा जो एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। इनको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से फ्लोरा है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंट हैं और डिफेंस करते हैं। ओके, यहाँ पे एक टर्म आप देखेंगे सुप्रा इन्फेक्शन। सो सुप्रा इन्फेक्शन क्या है? व्हेन द यूज ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, सो वो काउज करता है सुप्रा इन्फेक्शन। जब किसी पेशेंट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती है, मतलब कि कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी पेशेंट को और उसको डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेजिस्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो वो एक क्या करता है, सुप्रा इन्फेक्शन काउज कर देता है। मीन्स उस पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो एक ये टर्म इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसे। आगे हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम डिफेंस। ओके, तो कौन कौन से बॉडी डिफेंस है और उनमें से कौन से कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारे इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म आएगा, फिर उसका एक्शन आएगा और फिर हम देखेंगे फैक्टर दैट मे अल्टर द डिफेंस मैकेनिज्म। कौन से फैक्टर हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है स्किन। स्किन क्या है? स्किन में भी तीन पार्ट में उसका डिफेंस मैकेनिज्म डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है इंटेक्ट मल्टी लेयर्ड सरफेस। मीन्स उसकी जो सरफेस लेयर है वो इंटेक्ट होनी चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। सो ये क्या है? एक फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ अगेंस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके, सो इसका एक्शन क्या है? जो हमारी स्किन है, जो आउटर लेयर जो भी हमारी स्किन है, उसका एक्शन क्या है? इट प्रोवाइड बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। सो ये एक किस्म का बैरियर है। अगर हमारी स्किन अच्छे से प्रॉपर तरीके से ही कवर है एक्सटर्नल टिश्यू से, तो वहाँ से कोई भी किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा, कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी। अब देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो इसके डिफेंस मैकेनिज्म को अल्टर करते हैं। फर्स्ट है कट, एब्रेशन, पंचर्ड वुंड, एरिया ऑफ मैक्रेशन। मीन्स वहाँ पे ज़्यादा डीप कट हैं, तो ये सब एक कट ही है डिफरेंट टाइप्स के। तो किसी प्रकार का कोई भी कट जो है वो स्किन की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करेगा और वहाँ पे ईजली से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में। ओके, सेकंड है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। सेकंड है शेडिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ द स्किन सेल। तो हम देखेंगे कि शेडिंग किस तरह से हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। तो ओके, तो इसका एक्शन रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर एडहर टू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। क्या हुआ कि जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आउटर स्किन के साथ एडहर कर चुका है, चिपक चुका है, तो क्या होगा? जैसे स्किन उतरेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हमें। तो ओके, यू अंडरस्टैंड। अगला है कि फैक्टर जो उसको अल्टर करेंगे। फर्स्ट है फेलियर ऑफ द
बाथ रेगुलरली। अगर कोई पर्सन अच्छे से नहा नहीं रहा है, अपने बॉडी को अच्छे से वॉश नहीं कर रहा है, तो वो एक क्या है, वेरियर है उस डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी आउटर सरफेस के साथ एडर हुए हैं वो रिमूव नहीं होंगे। ओके। और सेकंड है इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक, मीन्स अच्छे से हैंड वॉशिंग नहीं की जा रही है, तब भी जो हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैंड में चिपका हुआ है हैंड की सरफेस पे, तो वो रिमूव नहीं होगा। ओके। तो ये दो इसके फैक्टर हैं जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को अल्टर कर सकते हैं। अब मैं फिर से कलर चेंज करना चाहूँगी। थर्ड है सीवम। सीवम क्या है, एक काइंड का एक सीवम जो है हमारी स्किन में पाया जाता है। इट कंटेन फैटी एसिड। ओके। इसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे स्किन में एक फैटी एसिड है, मतलब उसमें एक फैटी एसिड है जो बैक्टीरिया को किल करता है। और उसमें क्या, कौन सा है स्किन में, क्या है, सीवम। ओके। और क्या है इसका, कौन से फैक्टर है जो इसकी डिफेंस को अल्टर करता है? एक्सेसिव बाथिंग। अगर कोई पेशेंट पर्सन ज़्यादा अपने शरीर को, अपनी बॉडी को वॉश कर रहा है, तो उसका जो सीबम है वो वॉश हो जाएगा, वो निकल जाएगा और वो अपना एक्शन नहीं कर पाएगा, वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। ओके। अब हम आएंगे अपने सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म, वो है माउथ। तो माउथ में फर्स्ट आएगा इंटेक्ट मल्टी लेयर्ड म्यूकोसा। जो अंदर माउथ में म्यूकोसा लेयर है, मल्टी लेयर होती है म्यूकोसा वैसे, है ना, तो जो इसका इंटेक्ट होना, तो ये इसका इंटेक्ट होना हमारे लिए क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। एंड इट प्रोवाइड, इसका एक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक काइंड का मैकेनिकल बैरियर है। ओके। एंड ये जो है बैक्टीरिया को अंदर माउथ से अंदर आने में रोकता है, अंदर आने से रोकता है। तो एक्शन देख, मतलब अब उसका क्या है, फैक्टर देखेंगे जो इसके एक्शन को अल्टर करते हैं। फर्स्ट है लैक्रेशन। लैक्रेशन क्या है, डीप कट्स। ओके। ट्रोमा, कोई ट्रोमा हो गया है, माउथ में इंजरी हो गई है, म्यूकोसा लेयर टूट गई है। और थर्ड है एक्सट्रैक्टेड टीथ। टीथ निकले हैं, निकाल दिया है, वहाँ पे म्यूकोसा जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो ये जो 3 कारण है, ये इंटीग्रिटी, म्यूकोसा की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउथ से एंटर हो जाएगा। ओके। अब माउथ में ही हम दूसरा पढ़ेंगे स्लाइवा। ओके। माउथ में स्लाइवा की प्रोडक्शन भी होती है, तो स्लाइवा हमें पता है एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये कैसे है, तो स्लाइवा का एक्शन क्या है, इट वॉश अवे पार्टिकल्स containing microorganism, containing microbial inhibitor and these are the lysozymes. ओके। तो इसका स्लाइवा का क्या काम है, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उनको वॉश कर देगा। मीन्स या तो हम उसको स्पिट आउट कर देंगे या हम स्वेलो कर लेंगे। स्वेलो करने से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टमक में जाएंगे, स्टमक की में एसिडिक इन्वायरमेंट है, HCl है, तो वहाँ पे वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और सेकंड यहाँ लिखा है स्लाइवा में क्या है, लाइसोजाइम, एक माइक्रोबियल इनहिबिटर है जो माइक्रोब को इनहिबिट करेगा, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ओके। अब हम आ जाते हैं इसके फैक्टर पे, जो इसके फैक्टर्स हैं जो इसके एक्शन को अल्टर करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म को अल्टर करेंगे, ठीक है, उसको डिस्टर्ब। तो यहाँ पे है पुअर ओरल हाइजीन, मतलब कि वो अच्छे से ब्रश नहीं कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे और वो जो है जो स्लाइवा में जो भी जो हमारा इनहिबिटर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। सेकंड है डिहाइड्रेशन, मीन्स अच्छे से पानी नहीं ले रहा है, तो स्लाइवा जो है अंदर नहीं जा रहा है बार बार,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी नहीं हो पा रहे हैं उसमें, तो स्टमक में नहीं पहुंच पाएगा, तो नहीं किल कर पाएगा। सो डिहाइड्रेशन भी एक सेकेंड जो है इसका फैक्टर है जो इसके डिफेंस मैकेनिज्म को अल्टर करता है। अब हम थर्ड आ जाएंगे डिफेंस मैकेनिज्म पे, वो है आई। ओके, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। सो आई किस तरह से रोल करता है, आई से टीयरिंग करती है और ब्लिंकिंग होती है। ये दो डिफेंस मैकेनिज्म हैं आइस के, जो हमारी आइस के थ्रू कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देता है। नाउ हम देख लेते हैं इसके एक्शन को। इट प्रोवाइड मैकेनिज्म टू reduce entry or help to wash away the particles containing pathogens। ओके, तो आइस का क्या एक्शन है, एक तो ये क्या करेगी कि एंटर ही नहीं होने देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और दूसरा है ये क्या करेगा, वॉश कर देगा जो भी पार्टिकल्स आएंगे जिसमें कोई भी किसी प्रकार का पैथोजन है उसको वॉश कर देगा। तो ये दो टेक्निक है इसकी। फर्स्ट है रिड्यूस द एंट्री थ्रू ब्लिंकिंग एंड वॉश द बैक्टीरिया एंड एनी काइंड ऑफ पैथोजन थ्रू टीयरिंग। ओके, तो ये दो टेक्निक्स हैं एंड दस रिड्यूस द डोज ऑफ माइक्रो। इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी डोज है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब देखेंगे फैक्टर जो इसके डिफेंस मैकेनिज्म को अल्टर करते हैं। फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट है इंजरी। कोई प्रकार की इंजरी होगी आई, इसमें एक्सपोज हुई है आई इन द फ्लैश एंड स्प्लैटर, मीन्स कि कोई भी बड़ी सी चीज़ आँख में चली गई है, एक्सपोजर टू स्प्लैश एंड स्प्लैटर ऑफ द ब्लड, कोई भी बड़ा सा ड्रॉप जो है ब्लड का वो आइस में चला गया एंड अदर काइंड ऑफ पोटेंशियली इन्फेक्शन मटेरियल एंटर इनटू द आइज। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी टीयरिंग एंड ब्लिंकिंग को आइस की ब्लिंकिंग को होने से रोकता है। ओके, कोई भी इंजरी है, ट्रॉमा, आइस में कोई चोट लग चुकी है तो उससे हमारी आइस की ब्लिंकिंग नहीं हो पा रही, उसकी टीयरिंग नहीं हो पा रही है। और दूसरा है कि कोई चीज़ चली गई है, किसी भी लाइक ब्लड चला गया है उसमें आइस में, और या तो कोई एक्सटर्नली इन्फेक्शन एजेंट जो है वो एंटर कर गया है, तो ये चीज़ें हमारी ब्लिंकिंग और टीयरिंग को रोकता है और इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आइस के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी। ओके, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आएगा, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग कैसी होती है, सीलिएटेड, एंड वहाँ पे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में म्यूकोसा। तो ये दो जो है ये हेल्प करेगा किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ये है ट्रैप द inhaled microorganism and sweep them out into the mucosa to the expectorate and swallow। मीन्स ये क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रैप हो जाएगा, और या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो बाहर निकालेगा थ्रू कफिंग, या तो उसको एंगल्फ करेगा, अंदर कर लेगा स्वेलो के रूप से। ओके, तो ये दो टेक्निक्स हैं जिस तरह से वो ट्रैप करेगा। सीलिया में वो ट्रैप हो गया और उसकी जो मिकोसा थी उसने उसके आसपास एक लेयर बना दी और वो कफिंग के थ्रू बाहर निकल गया, या तो वो स्वेलोव्ड हो गया और रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गया, वहाँ पे उसके एक एनवायरनमेंट मिला, एसिडिक बेसिक एनवायरनमेंट, और वहाँ पे कुछ टाइप के लाइसोजाइम काइंड के या कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, तो इस तरह से ये एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अगला है कि क्या फैक्टर हैं जो उसके एक्शन को अल्टर करेंगे। फर्स्ट है स्मोकिंग, सेकेंड है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूस्ड ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड एनवायरनमेंट। ये फैक्टर हैं जो रेस्पिरेटरी
ट्रैक का जो सीलिया लाइनिंग है और म्यूकोसा है उसके एक्शन को रोको हैम्पर करते हैं, इसको रोकते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी में ही सेकंड पढ़ेंगे मैक्रोफाग्स। आपको पता है मैक्रोफाग्स क्या है? वो फेगोसाइटोसिस करता है, वो सेल को खाता है, फोर्नर सेल को। तो इसका काम क्या है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको एनगल्फ करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, एंड दैट जो भी हमारे एल्वोलाई पर पहुंचेगी। तो इसका क्या है, फेगोसाइटोसिस करेगा मैक्रोफाग और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसके एक्शन को, मैक्रोफाग के एक्शन को कौन अल्टर करता है? स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके मैक्रोफाजेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक। तो यूरिनरी ट्रैक किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म करता है? यहाँ पे दो उसके डिफेंस मैकेनिज्म है। फर्स्ट है फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। जो भी यूरिन है हमारे ब्लैडर में, जो किडनी के थ्रू बनता है, उसके थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर करते हैं, उस यूरिन में आते हैं, वो फ्लश आउट हो जाते हैं। ओके, सो फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन मतलब कि यूरिन पास जो करता है वो किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है। वॉश अवे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर एंड द यूरेट्रा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग में है, जो एक जो हमें इन्फेक्शन काउज करने वाले हैं, एंड और यूरिनरी लाइनिंग में, यूरिनरी ब्लैडर लाइनिंग में एंड यूरेथ्रा में। ओके, तो उनको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिन में फ्लश आउट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो उसके एक्शन को अल्टर करते हैं। फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन बाय द यूरिनरी कैथेटर प्लेसमेंट। अगर यूरिनर कैथेटर प्लेसमेंट किया है किसी पेशेंट में और वहाँ से यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, ओके, वहाँ से क्या है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है, तो क्या होगा कि जो यूरिन है वो ब्लैडर में रहेगा या यूरिनरी ट्रैक में रहेगा और ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहेगा। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूरिन ब्लैडर लाइनिंग और यूरेथ्रा लाइनिंग में, वो और ज़्यादा ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ओके, और वैसे ही क्या है, सेकंड, ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द ग्रोथ और ट्यूमर। मतलब कि कोई भी ट्यूमर हुआ है, कोई भी ग्रोथ हुई है, लाइक इन द यूरेथ्रा हुई है या ब्लैडर के बीच में हुई है, जो उसकी ओपनिंग है वहाँ पे हो गई, तो वहाँ क्या होगा, यूरिन अच्छे से पास नहीं होगा तो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो होगा और वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे यूरिनरी ट्रैक में। और थर्ड है डिले मैच्योरेशन। अगर किसी को यूरिन पास करने की अर्ज हुई है और वो यूरिन को होल्ड कर रखा है उसने, तो वो भी वहाँ पे क्या होगा कि उस यूरिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कोई भी काइंड का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब हम यहीं पे दूसरा पढ़ेंगे इंटैक्ट मल्टीलेयर एपिथेलियम। जो भी यूरिनरी ट्रैक की एपिथेलियम है उसकी इंटैक्ट होना चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी कट या ट्यूमर ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। इट प्रोवाइड द बैरियर टू माइक्रो लाइक स्किन एंड माउथ म्यूकोसा। इट आल्सो प्रोवाइड बैरियर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम एज। ओके, एंड इसका आप देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी कैथेटर। ओके, जब कोई यूरिनरी कैथेटर डाल रहा है और डालते टाइम जो म्यूकोसा लेयर है यूरेथ्रा का वो ब्रेक हो गया। अगर ब्रेक हो गया तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी एंटर कर ग्रो करेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। सेकेंड है continuous movement of catheter in the urethra can facilitate the migration of organism to bladder. ओके, तो क्या होगा कि अगर बार बार कैथेटर की मूवमेंट हो रही है उसको जो है, जो थाई से ऊपर ले जा रहा है, तो जो भी
यूरिन है हमारा इसमें जो हमारा यूरिनरी बैग है वहाँ से क्या होगा, कैथेटर से ब्लैडर तक चला जाएगा और वो यूरिन जो होता है यूरिनरी जो हमारा कैथेटर बैग है, यूरिनरी बैग है, उसमें जो यूरिन होता है उसमें ह्यूज अमाउंट में बैक्टीरिया होते हैं और वो अगर चला गया ब्लैडर में तो वहाँ पे इन्फेक्शन काउज करेगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की बात है कि हमें ब्लैडर की मूवमेंट कैथेटर जो है हमारा यूरिनरी बैग जो है उसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी है। ओके, तो ये हमारा कैथेटर से रिलेटेड हो गया कि किस तरह से यूरिन अगर जाएगा तो उसकी एपिथेलियम लेयर भी ब्रेक हो सकती है और बार बार मूवमेंट से, और जो यूरिन है वो ब्लैडर में भी जा सकता है और उसमें ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया होते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब हम अगला पढ़ेंगे वो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, सॉरी जस्ट रिमूव इट। अगला है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके, सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारी जीआई ट्रैक है उसका पढ़ेंगे। तो एसिडिटी ऑफ, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार से दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ओके, जो भी हमारे स्टमक में सिक्रीशन होती है वो एसिडिक होती है, वो क्या करेगी, प्रिवेंट द रिटेंशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट। मतलब कि जैसे कोई बैक्टीरिया आएगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट आया और वो डिस्ट्रॉय हो गया, और इसके एक्शन को कौन सुप्रेस करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी एसिडिक। लाइक किसी पेशेंट को एसिडिटी रहती है और उसको हम एंटी एसिडस प्रोवाइड करेंगे तो स्टमक की एसिडिटी की जो पीएच है वो क्या करेगी, वैसे तो पीएच रहती है एसिडिक, तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी पीएच इंक्रीज हो जाएगी और वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। तो ये इसका एक एंटी एसिडिक का साइड इफ़ेक्ट होता है कि स्टमक की पीएच जो है बढ़ जाती है एंड वो अपना बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता। और सेकंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का डिफेंस मैकेनिज्म है रैपिड पेरिस्टेसिस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड इसका इसको जो है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब इसका कौन रोकता है, डिले मोटिलिटी रिजल्टिंग फॉर इम्पैक्ट ऑफ vessel content in the large bowels or mechanical obstruction by the masses। means feces ज़्यादा देर तक के लिए इंटेस्टाइन में रह रहा है या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये जो है हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट अच्छे से नहीं होगी और ऐसा रहने से जो उसकी म्यूकोसा लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, तो ये इसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी रैपिड होनी चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हम अगला सिस्टम पढ़ेंगे उसमें है वेजाइना। वेजाइना किस में क्या क्या है, एट प्यूबर्टी द नॉर्मल फ्लोरा काउजिंग वेजाइनल सिक्रीशन टू अचीविंग लो पीएच। ओके, एंड इसका एक्शन क्या है, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर जब हमारा प्यूबर्टी टाइम में क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा जो है वेजाइना के वो क्या पीएच बना देते हैं एसिडिक, और ये एसिडिक पीएच जो है वो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करता है। और इसके एक्शन को कौन रोकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, एंटीबायोटिक्स और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फ्लोरा। जो भी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो जो है इसकी पीएच को इंक्रीज करते हैं एंड जो इसका एक्शन है वेजाइनल सिक्रीशन का उसको रोकते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं। ओके, तो ये फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आया
ये डिफरेंट टाइप के स्टेजेस पढ़ेंगे यहाँ पे इन्फेक्शन में, कि जब इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे है इन्फ्लामेशन। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो फर्स्ट आएगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? इट इज़ ए सेल रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू द इंजरी एंड इन्फेक्शन और इरिटेशन इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। मीन्स जब कोई इंजरी हुई तो सेल रिस्पॉन्स करेगा, और उसके बाद एक इन्फेक्शन या इरिटेशन होगी, उस इरिटेशन या इन्फेक्शन को कहेंगे इन्फ्लामेशन। ओके। और इन्फ्लामेशन के साइन क्या है? जब लोकल इन्फ्लामेशन होगा, मीन्स एक लोकल एरिया जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसमें क्या आएगा? उसमें स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, हीट होगा, पेन होगा एंड टेंडरनेस होगा। मीन्स पेन ऑन टच एंड लॉस ऑफ द फंक्शन इन द अफेक्टेड एरिया। जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे उसका फंक्शन अफेक्ट होगा। लाइक किसी जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगी तो वो जॉइंट नहीं मुड़ेगा, लाइक दैट, ऐसा होगा। अगला है सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन। सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन में क्या आएगा? फीवर, पेशेंट को फीवर होगा, इंक्रीज WBC, मीन्स पूरे बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो WBC का काउंट बढ़ेगा। पैलिसिस, एनोरेक्सिया, नोजिया होगा, वोमिटिंग, लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट और ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है। जो भी लिम्फ नोड है उनकी इन्लार्जमेंट हो जाएगी, सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन। तो ये याद रखना है। लोकलाइज में क्या होगा कि जब भी कोई आपको हाथ में चोट लगती तो आपने देखा होगा वहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, आपको गर्म लगेगा, पेन भी होगी, पेन का फील होगा, जब आप टच करेंगे तब पेन होगा। और कई बार क्या होता है वहाँ का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और सिस्टमेटिक में क्या है कि वहाँ पे WBC का काउंट भी बढ़ जाएगा, फीवर होगा, मेलेसिस होगा, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग होगी, नोजिया, और जो लिम्फ नोड्स हैं उस एरिया हमारे बॉडी में उनका एनलार्जमेंट हो जाएगा। और ऑर्गन जो है मे भी ऑर्गन के कहीं कहीं के लाइक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इन्फ्लामेशन हो गया बॉडी में, फुल बॉडी में, तो वहाँ का ऑर्गन भी फेलियर हो जाएगा। तो ये इन्फ्लामेशन के में आपको जानकारी होगी। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम है जो इन्फ्लामेशन को शो कर रहा है। ओके। तो ये क्या है? कोई चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करी है। हार्मफुल थिंग एंटर इन दी बॉडी। ओके। और उसके बाद क्या हुआ? अगली स्टेज है ये, वहाँ पे पहले तो ये तो हमारे लिम्फोसाइट्स एंड WBC जो यहाँ पे पहुँच के इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले यहाँ पे स्वेलिंग होगी, फिर रेडनेस, फिर जो एरिया है वो ये जो एरिया है ये वॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या? पेन भी होगी। ओके। ये इन्फ्लेमेशन है। अगला हम पढ़ेंगे वेस्कुलर एंड सेलुलर रिस्पॉन्सेस। ओके। यहाँ पे इन्फ्लामेशन में क्या है आएगा? वेस्कुलर एंड सेलुलर रिस्पॉन्स। ओके। रैपिड वेसोडाइलेशन, जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ के एरिया का वेसोडाइलेशन हो जाएगा। एंड वेसोडाइलेशन क्या करता है? इट अलो मोर ब्लड नियर टू द लोकेशन ऑफ इंजरी। ओके। जहाँ पे इंजरी हुई है उस लोकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पहुँचाना है, तभी वेसोडाइलेशन होता है। और इसके साइन क्या है? साइन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ एरिया, लाइक अगर वहाँ पे वेसोडाइलेशन होगी तो वहाँ पे एडिमा हो गया है एंड पेन हो रही है, और डिसकलरेशन, वहाँ का कलर जो है उस एरिया का ज़्यादा पिंक हो गया या डार्क हो गया, रेड हो गया है। एडिमा क्यों हुआ? ड्यू टू द कम्युलेशन ऑफ फ्लूइड ऑन दैट एरिया। ओके। अगला है सेलुलर रिस्पॉन्स, क्या देता है बॉडी? तो सेलुलर रिस्पॉन्स में ये वेस्कुलर रिस्पॉन्स आ गया। अब सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या हुआ? इंक्रीज द WBC अराइविंग एट द इंजर्ड एरिया, वहाँ जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे WBC आना शुरू हो जाएगा। WBC क्यों आया? कि कोई भी उसे लगा कि कोई
बाहर से फॉरेनर पार्टिकल अंदर आ गया और उसको अब डिस्ट्रॉय करना है, तो वहाँ पे WBC अपना काम शुरू करेगा। ओके, अब हम देखेंगे इन्फ्लामेटरी एक्सूडेट। कितने टाइप के इन्फ्लामेटरी जो है, जो अकोमोडेशन हुई है ना, जो एडिमा में, वहाँ पे एक एक्सूडेट बन जाएगा। एक्सूडेट का भी अपना रोल है। वो क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है फॉर दी जो भी टिश्यू डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए, कि वहाँ से फटाफट से टिश्यू रिपेयर हो जाए। ओके, तो जो जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे क्या है, अब एक्सूडेट बन गया है। एक्सूडेट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एक्युमुलेशन ऑफ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सूडेट क्या है। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, डेड टिश्यू एंड WBC फॉर्म द एक्सूडेट। कौन कौन बना रहा है, एक तो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कोई भी प्रोटीन प्लाज्मा आके, कोई भी फ्लूइड आके वहाँ पे एक्युमुलेट हो गया, दूसरा जो टिश्यू डेड हुए हैं वो, और तीसरा WBC। ये तीनों चीज़ें मिलके एक्सूडेट बनाते हैं। ओके, और कितने तरह के हैं, 4 तरह के। सीरस कैसा होता है, लाइक प्लाज्मा की तरह होता है। ओके, और समझ आ गया। और दूसरा है प्यूरेलेंट इज कंटेनिंग WBC एंड बैक्टीरिया। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होता है। सीरस क्या है, एक प्लाज्मा की तरह मतलब पेल कलर का होता है। प्यूरेलेंट कैसा होता है, मिल्की कलर का, वाइट कलर का होता है। और इसमें क्या क्या होता है, WBC एंड बैक्टीरिया। तीसरा है सैंग्यूनियस एक्सूडेट। इसमें क्या है, WBC आएगा। जब एक्सूडेट जो निकलेगा उसमें ब्लड दिखेगा। ओके, ज़्यादा अमाउंट में फ्रेश ब्लड दिखेगा। ठीक है, फ्रेश तो नहीं कह सकते, हाँ ब्लड दिखेगा उसमें। अब फोर्थ आता है सीरोसगेनियस एक्सूडेट। इट कंटेन द प्लाज्मा एंड RBC। सीरस मीन्स लाइक सीरस से आया, सीरस। ओके, ये वाला वर्ड सीरो आया सीरस से, एंड स्गैनुअस फ्रॉम स्गैनुअस, तो ये मिल के बना सीरोसगैनुअस। इट कंटेन प्लाज्मा एंड ऑल्सो RBC। रिमेंबर रखना है ये चीज़, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये टर्म्स। अब थर्ड जो फेस है इन्फ्लामेटरी की, इन्फ्लामेशन की, वो है रिप्रेटिव फेस। ओके, सो रिप्रेटिव फेस में क्या होता है, इसमें जो इंजरी टिश्यू है वो रिपेयर करेगा थ्रू रिजनरेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू एंड उसको हम कहेंगे स्कार फॉर्मेशन। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि रिप्रेटिव फेस में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है विद फाइब्रस टिश्यू, वो एक स्कार बनाता है। रीजनरेशन में क्या है, रीजनरेशन में नई टिश्यू का जनरेशन होगा, और जो टिश्यू सेम फंक्शन करेंगे, मतलब आइडेंटिकली और सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, so regeneration is in this replacement of destroyed tissue by cell, and they are identical or similar to the structural and function. ओके, तो रिजेनरेशन में ये होगा, जो हमारे डिस्ट्रॉयड टिश्यू हैं उनकी रिप्लेसमेंट होगी नए किसी नए सेल से। ओके, और उनका जो फंक्शन करने का और स्ट्रक्चर में सिमिलर और आइडेंटिकल होंगे। रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इफ द, मान लीजिए कि कहीं पे रीजनरेशन नहीं हो सकता है, इतनी ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गया है कि वहाँ पे रीजनरेशन नहीं हो रहा है। द रिपेयर अकर बाय द फिब्रस टिश्यू, और वो टिश्यू क्या बनाएगा, एक स्कार। ओके, तो उसमें रिपेयर कैसे होगा वहाँ का टिश्यू, बाय स्कार फॉर्मेशन। और यहाँ पे आप स्कार देखेंगे किस तरह से स्कार बनता है। डैमेज्ड टिश्यू आर रिप्लेस्ड विद कनेक्टिव टिश्यू ऑफ collagen and blood capillary lymphatic and other tissue wound substances। अब जो डैमेज टिश्यू है वो अब किसके थ्रू रिप्लेस कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा,
कोलेजन ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कैपिलरीज कनेक्टिव टिश्यू है, और दूसरा है लिम्फेटिक्स, ये भी रिपेयर करता है। मतलब यहाँ पे डैमेज टिश्यू की जगह लिम्फेटिक आ जाएगा, और अदर काइंड ऑफ टिश्यू दैट हेल्प इन द बूंडिंग। सबसे पहली स्टेज आती है जब रिप्लेसमेंट होता है स्कार फॉर्म, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू डैमेज टिश्यू रिप्लेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट आता है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या है? यहाँ पे न्यू टाइप ऑफ टिश्यू, न्यू टिश्यू का जनरेशन होगा। ओके, और जब ये जनरेट होंगे तो वो एरिया रेड दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बन रही हैं, न्यू टिश्यू बन रही हैं, तो इस कारण से वहाँ पे रेड होगा और फ्रेश दिखाई देगा, जिससे कि एक नया टिश्यू बन रहा है। और उस स्टेज को कहते हैं, उस प्रोसेस को ग्रेनुलेशन प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होगा? ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू होगा। दूसरा होता है सिस्टेट्रिक और स्कार फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि जो भी हमारी कैपिलरीज हैं, लाइक जो ये कनेक्टिव टिश्यू बना है, जो ये कनेक्टिव टिश्यू ने रिप्लेस किया है डैमेज टिश्यू को, तो ये जो भी ब्लड वेसल्स आई नए वहाँ पे डैमेज्ड एरिया में, या कोलेजन आया या कोई लिम्फेटिक आया, अब वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है। ओके, कंस्ट्रिक्ट होने के बाद वो एक फर्म बन गया। फर्म का मीन्स है वहाँ की जगह हार्ड हो चुकी है। कंस्ट्रिक्ट और हार्ड होने के बाद वहाँ पे एक स्कार बन जाएगा, और स्कार को हम कहते हैं सिस्टेट्रिक। ओके, एंड वहाँ पे एक सिस्टेट्रिक की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से क्या होता है? स्कार बनता है। समझ में आ गया? रिपरेटिव फेज फर्स्ट आएगी। अगर रिपरेटिव में दो तरह का फेज आएगा, रीजनरेशन फेज, दूसरा आएगा रिप्लेसमेंट। रीजनरेशन में क्या है कि जो डैमेज टिश्यू है वहाँ पे एक नया टिश्यू उसी तरह का फंक्शन करने वाला, उसी तरह दिखने वाला आइडेंटिकल टिश्यू आएगा, उसका वो डेवलप हो जाएगा। ओके, रीजनरेशन में होगा। रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि वहाँ का जो पहले वाले टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाएंगे, और वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे, लाइक कोलेजन, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड अदर टिश्यू सब्सटेंसेस। और वो फर्स्ट ग्रेनुलेशन करेंगे, फिर स्कार फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। वो पूरा हो गया इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के स्टेजेस। ओके, किस तरह से हमारी बॉडी जो है किसी इन्फेक्शन को रोकती है। ओके, वो एक स्टेजेस थी इन्फ्लामेशन में। दूसरी थी जो हमारा सेल रिस्पॉन्स था, वेसो डायलेशन एंड सेलुलर रिस्पॉन्स। और थर्ड था रिपरेटिव फेसेस। ओके, वो थी नॉन स्पेसिफिक। जो हमने जितना भी पढ़ा वो था नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए। हमें कोई पता नहीं है कौन सा इन्फेक्शन आ गया है, बस हमारी बॉडी ने एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया, इन्फ्लामेशन दी, वेस्कुलर रिस्पॉन्स दिया, सेलुलर रिस्पॉन्स दिया, रीजनरेशन एंड रिप्लेसमेंट की। और एक होता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ओके, वहाँ पे हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स करता है, सेलुलर इम्यून सिस्टम एंड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स सिस्टम। ये दो टाइप्स के सिस्टम है, वो डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, हम उसे आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो हमें नॉन स्पेसिफिक का याद करना है कि हमारी बॉडी जब नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन होता है तो क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है, वेस्कुलर डायलेशन करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स करता है, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर करता है। ओके, रीजनरेशन करता है। ओके, अंडरस्टूड? अब हम पढ़ेंगे कि कुछ इन्फेक्शन है जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड है। ओके, तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड मीन्स कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है उसके थ्रू इन्फेक्शन जा रहा है। It occurs as a result of invasion procedure, antibiotics administration, presence of a multi-drug resistant organism. हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या है कि जब कोई हेल्थ केयर वर्कर इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहा है, मीन्स कैथेटर इंसर्ट कर रहा है या कोई कैनुला इंसर्ट कर रहा है, उसके टाइम पे अच्छे से
स्टेराइल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जा रहा है तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल या हेल्थ एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो हो जाता है पेशेंट को। उस क्यूब में जितने पेशेंट हैं उनको सेम इन्फेक्शन रहता है। दूसरा है कैसे होता है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अच्छे से हैंड वॉशिंग नहीं की या प्रॉपर से ट्रे को सर्टाइल प्रोसीजर नहीं यूज़ किया है तो उस टाइम भी एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, आईवी हो रही है, एमबी हो रही है, आईएम हो रहा है, जैसे मर्जी हो रहा है, वो भी एक हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन कॉज करता है। अगला है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स मीन्स किसी पेशेंट को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मेडिसिन दी जा रही है या तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं हमारी बॉडी में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी इन्फेक्शंस की। एक्सोजीनियस इन्फेक्शन, वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्सोजीनियस मीन्स एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड आउटसाइड द बॉडी लाइक साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी एंड एस्पेरिजिलम। साल्मोनेला मीन्स जो टाइफाइड कॉज करता है, टेटनस कॉज करता है, और एस्पेरिलिचिस ये एक फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी पाए जाते हैं। तो ये भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं किसी भी थ्रू। अब आया अगला एक्सोजीनियस इन्फेक्शन लाइक स्टेफाइलोकोकाई, एंटीरोकोकाई, ईस्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो निमोनिया वगैरह कॉज करते हैं, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो तब ये एक्टिव रहेंगे और ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ये कैसे होता है, ये क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। ये इन्वेसिव डायग्नोसिस एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर के थ्रू होता है। ओके, तो जब भी टेट्राजेनिक इन्फेक्शन के बारे में आपको क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, इन्वेसिव डायग्नोसिस के थ्रू होता है या थेरेपेटिक प्रोसीजर मीन्स जब कोई कैनुला या कैथेटर इंसर्ट किया जाता है या थेरेपेटिक प्रोसीजर किया जाता है, थेरेपी दी जाती है, उस टाइम जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ओके, अंडरस्टूड? I hope you understand the whole terminology and you all able to answer the question of infection control and their prevention. Thank you for watching my videos. Keep watching and subscribe my channels. Let's give you information about the nursing foundation. Okay, thank you so much.